इजराइल कह रहा है कि हम खमेनेई को खत्म कर देंगे, वी वांट टू किल हिम, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि हम नहीं मारना चाहते। हालांकि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि 2 बार मारने की कोशिश जो है ट्रंप को की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम खमेनेई को मारना चाहते हैं। हद से हद बयान यह आया कि खमेनेई कहाँ छुपे हैं हमें उस बात का पता है। ये वार्निंग ऑलरेडी यूएसए दे चुका है ईरान को। तो एक तरीके से रेड लाइंस हैव बीन ड्रॉन। अगर आपने हमारे एसेट्स को क्षति पहुंचाई तो हम पूरी शक्ति के साथ आपका मुकाबला करने के लिए आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। टीएफआई के कर्नल स्पीक्स के तीसरे एडिशन में आप सभी का स्वागत। क्या कुछ हुआ इस हफ्ते उसको बारीकी से जानने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए कर्नल अंकल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल कर्नल अंकल, इज इट हैपनिंग? इज द यूनाइटेड स्टेट्स गोइंग इन ईरान? सिचुएशन इस समय ऐसी लग रही है कि द अमेरिकन्स आर सीरियसली लुकिंग टुवर्ड्स दैट ऑप्शन। वी कैन लुक एट इट इन 2 ways। हो सकता है कि ये सिर्फ पोस्चरिंग हो, प्रेशर डालने के लिए खमेनेई पे कि आप छोड़ो इसको और नहीं तो हम ये कर देंगे। और कब एक्सरसाइज जो है वो ऑपरेशन में तब्दील हो जाती है इसका कोई कुछ कह नहीं सकता। सो देर आर ओनली 2 options, ईदर इट मे बी जस्ट पोस्चरिंग और ही मे बी रियली सीरियस टू टेक इट ऑन। बट वॉट आई पर्सनली फील इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिर्फ पोस्चरिंग चल रही है, प्रेशर टैक्टिक्स है। क्योंकि आप नोट करेंगे इजराइल कह रहा है कि हम खमेनेई को खत्म कर देंगे, वी वॉन्ट टू किल हिम, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि हम नहीं मारना चाहते। हालांकि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि 2 बार मारने की कोशिश जो है ट्रंप को की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम खमेनेई को मारना चाहते हैं। हद से हद बयान यह आया कि खमेनेई कहाँ छुपे हैं हमें उस बात का पता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि यूएस जो है वो खमेनेई को मारना चाहता है। तो ये स्टैंड बड़ा क्लियर चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम मारेंगे, अमेरिका कहता है कि हम नहीं मारेंगे, हालांकि हमें पता है कि आप कहाँ छुपे हुए हो। पोस्चरिंग ये है, डराओ धमकाओ, जिससे कि खमेनेई अपनी हार मान ले, सरेंडर कर दे और फिर वहां पर एक सत्ता परिवर्तन हो सके। ये एक मैडमैन टैक्टिक का उपयोग है, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वियतनाम वॉर के टाइम पे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही रवैये अपनाए थे, बट इवेंचुअली वो वॉर सब्सटेंशिएट हो गई थी। एंड उस वॉर के बाद में आप देखिए कि अमेरिका में जनता ने बहुत थू की थी। हाँ जी। और आज भी जनता वियतनाम वॉर को एक ऐसी दृष्टि से देखती है जिसमें कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनको हार का मुंह दिखना पड़ा था। तो एक शर्मनाक पीरियड है वियतनाम वॉर का अमेरिकन हिस्ट्री में उनकी जनता के लिए। ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पोस्चरिंग चल रही है। किस तरीके से इसको ईरान प्ले आउट करता है ये डिपेंड करेगा कि ट्रंप का फ्यूचर क्या होता है। तो इट कैन बी खमेनेई's फ्यूचर अलाइंड विद ट्रंप्स फ्यूचर। क्योंकि इसमें गौर करने वाली 2 अहम बातें हैं। कल राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं उनके 2 ट्वीट सामने आए जी। पहला, उन्होंने डिमांड किया अनकंडीशनल सरेंडर, और दूसरा उन्होंने वार्न किया खमेनी को कि हमें पता है कि तुम कहाँ छुपे हो, जी, बट अभी हम कुछ करेंगे नहीं। और आप कह रहे हैं ये पोस्चरिंग है जी। बट अगर ये पोस्चरिंग है तो ये सब्सटेंशिएट किस पॉइंट पे जाके हो सकती है? वो क्या क्रिटिकल मास तो नहीं, बट वो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसके परे जाके ये युद्ध की स्थिति? यू मीन टू से व्हाट विल बी द टिपिंग पॉइंट? एग्जैक्टली, है ना। टिपिंग पॉइंट क्या रहेगा जब अमेरिकन फोर्सेस अपने आप को कमिट करेंगी इस काम के लिए? वो टिपिंग पॉइंट रहेगा जब ईरान जो है उस प्रेशर में बकल करेगा और अमेरिकन एसेट्स को नुकसान पहुंचाएगा। पहले भी अमेरिका ये फोरवॉर्न कर चुका है कि अगर हमारे एसेट्स को नुकसान हुआ तो हम फुल फोर्स से आपके खिलाफ उतर कर आएंगे। ये वार्निंग ऑलरेडी यूएसए दे चुका है ईरान को। तो एक तरीके से रेड लाइंस हैव बीन ड्रॉन। अगर आपने हमारे एसेट्स को क्षति पहुंचाई तो हम पूरी शक्ति के साथ आपका मुकाबला करने के लिए आएंगे। बट आपको लगता है ईरान वुड बी स्टूपिड इनफ टू कमिट टू इट? अमेरिकन एसेट्स को मारेगा वो? देखिए, इस समय आप नोट कीजिएगा कि ईरान बड़ी सोची समझी चाल के तहत काम कर रहा है।
at no point of time they have harmed any American asset. Exactly. Maximum they have done is to bombard the बगदाद एयरपोर्ट, जिसके पास में अमेरिकन सैनिकों का जमावड़ा है। एक एम्बेसी के पास उन्होंने हिट एक किया था, एम्बेसी के पास भी उन्होंने 200 हिट किया था, मीटर दूर कंसुलेट के था। पास हिट किया था, हाँ। उसकी एनेक्सी बिल्डिंग को हाँ। थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। सो ईरान इज ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, और यू कैन से टेस्ट द पेशेंस ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कब ट्रिप करे और कोई ऑफेंसिव एक्शन ले। अमेरिका भी इन सब पोस्टरिंग की मदद से चाह रहा है कि ईरान कब ट्रिप करे और वो एक ऐसा एक्शन ले जिसके लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तो इस समय ये एक चूहे बिल्ली का खेल जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वेस्ट एशिया में चल रहा है। एक आयरॉनिक बात मुझे ये लगती है, ट्रम्प प्रॉमिस के साथ आए थे कि जंग रुकवा देंगे जी। उनके आते 3 फ्लैश पॉइंट खुल गए। देखिए, जंग रुकवाना और जंग का रुकना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रम्प आए थे प्रॉमिस के साथ में, ट्रम्प ने ये भी वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो रुकवा देंगे। 1 हफ्ता? मुझे एक 1 हफ्ता। दिन सुनाई दिया था। 1 दिन हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, क्योंकि उनके ट्वीट जो हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। तो न जाने किस ट्वीट में उन्होंने 1 दिन कर दिया होगा उसको मियाद को। फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का दावा किया था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मध्यस्थता कर दी और ये लोग जंग रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। वो उन्होंने कूद के ये बयान दिया था। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, सर्बिया और कोसोवो की जंग रोकने की बात भी की थी। उन्होंने एथियोपिया और इजिप्ट की जंग रोकने की बात भी की थी। तो कहते हैं कि मैंने काम बहुत किया है लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला, ये अफसोस है उनको। तो शायद वो चाहते हैं कि ये जंग भी रुक जाए और क्रेडिट उन्हें मिल जाए, लेकिन इस समय उनका क्रेडिट जो है वो एनकैश होता दिख नहीं रहा है। प्रोबेबली वो डेबिट नोट में ना बदल जाए, इस बात का खतरा है। कर्नल अंकल, एक पॉइंट आता है, एक जैसे सोसाइटी होती है वो पहले लिबरल होती है, जो भी होती है, जैसे जैसे वो पैसे कमाना चालू करती है, उस धन राशि आती है, देश अमीर होता है, सोसाइटी एक नेशनलिस्ट व्यू लेती है। जब अमेरिका, आपको अगर याद हो, 1900 के दशक में, 1800 के दशक में बहुत नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक देश हुआ करता था। भारत भी उस कगार पे है। हम जीडीपी रैंकिंग्स में 4th है, पर कैपिटा धीरे धीरे बढ़ेगा, हम नेशनलिस्ट होते जाएंगे एक पॉइंट पे। बट एक थ्योरी के मुताबिक एक पॉइंट के बाद वो टिप रिवर्स होने लगती है। आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं कि भाई जंगें नहीं चाहिए, हमें नहीं लड़ना। अमेरिका हो सकता है उस पैगाम पे पहुंच गया, उनके सोसाइटी को ये जंग नहीं चाहिए। पता नहीं, बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते होंगे, बहुत लोग नहीं भी करते। जो 3 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि जंग लड़ने के बाद हार गए। रीसेंट एग्जाम्पल जो सबसे करीब याद आता है वो जॉर्ज H.W. बुश का। तो क्या ट्रम्प अगर इस जंग में जाता है, उसकी तो सेकंड प्रेसिडेंसी है, उसको तो पर्सनली कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, बट उनकी पार्टी को इससे इफेक्ट हो सकता है। क्या रीडिंग है आपकी? देखिए, 2 थ्योरी होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक होती है आइडियलिज्म, एक होती है रियलिज्म की। सो आइडियल सोसाइटी वो रहेगी जो कि नेशनलिस्ट बात कर रही है, बट रियलिज्म जो है इस चीज़ को बैलेंस करके चलेगी। ट्रम्प जो है, आपने जैसे कहा कि उनकी सेकंड प्रेसिडेंसी इस समय है और वो पार्टी के हित को देखते हुए ये गलती शायद नहीं करना चाहेंगे। परंतु आप ये देखिए कि ट्रम्प का व्यवहार किसी सूरत में भी क्या पार्टी की ओरिएंटेशन की तरफ रहा है या उनके अपने इंटरेस्ट, अपने मोटिव जो हैं वो आगे रहे हैं। मैं बीच में, सॉरी आपको काटना चाहूँगा, बट एक छोटा सा फैक्ट मेरे को भी याद आया। कुछ कल या परसों की खबर है, ट्रम्प की फैमिली ने इनफैक्ट अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। जी, कंटिन्यू। जी, स्मार्टफोन लॉन्च करना तो बाद में हुआ था, आपको ध्यान होगा 25 अप्रैल का दिन था। ऑपरेशन सिंदूर उस समय लॉन्च हुआ नहीं था, परंतु पहलगाम की वो दर्दनाक घटना हो चुकी थी और सबको ये अंदेशा था कि ये पाकिस्तान की करी हुई चाल है। उसके बावजूद जो ट्रम्प कॉइन है वो मुआहदा करता है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ में और उनके साथ में ये हाथ मिलाता है। तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ में ट्रम्प के पर्सनल इंटरेस्ट क्या जुड़े हुए हैं, क्या वो उनके देश की पॉलिसी से ऊपर उठ चुके हैं, ये पॉइंट जो था ये देखने लायक बन गया था।
बाकी जैसे जैसे हम बात करेंगे आपको पता लगता जाएगा कि किस तरीके से ट्रंप को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना और देश या पार्टी के हितों को ध्यान में रखना, कहां पर जाके ये बैलेंस जो है वो अपने फेवर में उनके टिप हो जाता है। आपने बात की अंकल क्रिप्टो माइनिंग की, उस पे एक इंटरनेशनल अथॉरिटी आई गेस आईएमएफ ही था, उसने फ्लैग किया था कि पाकिस्तान के पास अपनी एनर्जी मीट्स करने की तो क्षमता है नहीं, इतनी एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट कर। ये फ्लैग आईएमएफ ने किया था, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट था नोट करने के लिए। खैर, अगर तो यूएस फोर्सेस ईरान में गई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके? देखिए, अमेरिकन जो हैं वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का इस्तेमाल करके फायर करेंगे, क्योंकि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड उनका मतलब है कि बॉडी बैग्स का वापस आना। क्योंकि कोई भी फोर्स जो असॉल्ट करती है या डिफेंस में रहती है, युद्ध में हानि दोनों देशों की होगी, दोनों पक्षों की हानि होगी। अमेरिकन के पास में उतनी क्षमता नहीं है कि वो एक भी बॉडी बैग को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि सोसाइटी उनकी बहुत वोकल है। आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान के केस में भी जैसे जैसे बॉडी बैग्स की गिनती बढ़ने लगी, अमेरिकन जनता त्रस्त हो गई और सड़कों पर आई, प्रदर्शन हुए कि हमारी सेनाओं को वहाँ से वापस बुलाया जाए। वियतनाम का केस तो खैर बहुत पुराना है, परंतु वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर जो था वो सरकार पर बन रहा था। सो what I see is that the Americans don't have the stomach to accept body bags. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड्स तो कतई नहीं होंगे। वो मिसाइल्स, ड्रोन्स और अपने एरोप्लेन्स का प्रयोग करके ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड्स के कभी मौका मिला, अगर मिला तो शायद इजरायली फोर्सेस को वहाँ पे उतारा जाएगा, आईडीएफ को। जैसे अभी हमको खबर आ रही है कि आईडीएफ वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वो स्थिति हो सकती है, परंतु अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं आएंगे। और ईरान में स्पेसिफिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, अगर अमेरिकन को वहाँ पर एक्ट करना है तो उनके पास एक्ट करने के लिए एक तो है समुद्र के रास्ते अटैक करना, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की सरहद लगती है ईरान के साथ में। और हमें ये पता है, हालांकि दुनिया कहती है नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि पाकिस्तान की धरती पर जो उनके एयरफोर्स बेसिस हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस है जो अफगानिस्तान में जो अटैक लॉन्च हुए हैं, जैसे आप शमसी एयरबेस का नाम ले लें, बलूचिस्तान में वो एयरबेस है, वहाँ से अमेरिकन ड्रोन्स टेक ऑफ करते थे और अपने टारगेट्स को टेक डाउन करते थे। उन ड्रोन्स ने खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर भी जाके अटैक किया है, सिविलियंस की जानें भी गई है पाकिस्तान की, और काफ़ी वहाँ पर रोष भी हुआ है इस बात का। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर ये चीज़ यहाँ फैलती है तो पाकिस्तान के एयर बेसिस का प्रयोग यूएस करेगा, और जो मिसाइल्स इस समय केवल इजराइल की तरफ जा रही हैं उनका रुख पलटेगा और वो रुख जो हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ। तो ये मुझे वॉर ऐसे प्लान करते दिखाई देती है कि अगर यूएस इस लड़ाई में कूदा तो क्षति यूएस की हो ना हो, पाकिस्तान की जरूर होगी। लेट्स से कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल और यूएस के मीट हो जाते हैं, एक पहलू ये है कि खमैनी को ख़त्म कर दो, और दूसरा ये है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दो जी। बट कोई सोर्सेज से खबर ये निकल के आ रही है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो उसने इतनी अंडरग्राउंड बना रखी हैं, वो इनपेनेट्रेबल है, वो उसके अंदर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कमी नहीं है ईरान के पास। तो चाहे वो 2 साल 3 साल पीछे हो जाएगा प्रोग्राम, बट वो ख़त्म नहीं होगा। उस ऑब्जेक्टिव को दोनों फोर्सेस कैसे मीट कर सकती हैं? इजराइल जब इस जंग में उतरा था तो इजराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, उसकी एनरिचमेंट की पावर को, जो एनरिच यूरेनियम रखा है उसको, उन सब चीज़ों को समाप्त करना। नंबर 2, उनकी मिसाइल स्टोरेज को, मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी को ख़त्म करना। नंबर 3 उसका ऑब्जेक्टिव था उसके जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री माइट को ख़त्म करना। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव बढ़ा और एक ऑब्जेक्टिव बना रेजिम चेंज का, जिस रेजिम चेंज के अंडर में वो खमनाई की मौत चाहते हैं, वो खमनाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स लेके इजरायली फोर्सेस काम कर रही हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन आगे बढ़ रहा है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स उसी लाइन में फॉल कर रहे हैं। तो अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है?
रेजिम चेंज एंड खामेनेई का खात्मा। ये वॉर अब उस नहज पर पहुंच चुकी है। इसको मीट करने के लिए अमेरिकन, हमको पता है कि परोक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहा है। तब जब यहाँ पर वॉर इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि इजराइल जो है रेजिम चेंज देख रहा है, अमेरिका वहां से प्रेशर डाल रहा है जिससे कि ये चीज जल्दी हो सके। पोस्टरिंग ऐसी है, इजराइल चाहता है कि खमेनेई को मारना, ऐसा वो कह रहा है। अमेरिका कहता है हमें पता है तुम कहां हो, पर हम तुमको मारना नहीं चाहते, तो इसलिए सरेंडर कर दो। हेंस द फर्स्ट ट्वीट, अनकंडीशनल सरेंडर। सो अनकंडीशनल सरेंडर वाज इन कैप्स लॉक, कैपिटल्स में लिखी गई थी। और अगली ट्वीट आती है कि हमें पता है तुम कहां छुपे हो। ये बात मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ने नई बात नहीं की। भारत का हर ट्विटर जानने वाला व्यक्ति जो है वो जानता है कि खमेनेई लारांस में छुपे हुए हैं, एक खंदक में है, नीचे बंकर में छुपे हुए हैं, जो कि तेहरान का एक डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। सो एवरीबडी नोज वेयर ही इज हाइडिंग। पर पोस्टरिंग है, दिखाने का तरीका है कि हमें पता है कहाँ से। डिएगो गार्सिया में इस समय B-2 बॉम्बर्स 6 स्टेशन थे। इस समय मिसूरी से 2 B-2 बॉम्बर्स उसको ऑगमेंट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी B-52 जो है स्टेशन है, 4 इन नंबर्स। तो पोस्टरिंग ऐसी चल रही है कि हम चारों तरफ से तुमको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और आता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यूएस जाना। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा बस। आपने कहा वो तेहरान में किसी बंकर में छुपे हैं जी। सागर भाई का, लेकिन हमारे कैमरामैन जो उनका मानना है वो तो रावलपिंडी में छुपे हैं। रावलपिंडी में हो सकता है छुपे हो, वहां पे भी मार देना चाहिए। जी जी, जस्ट सेइंग। अगर OBL वहां पर मिल सकते हैं काकुल में, उनकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बगल में, तो भाई ये तो और हाई वैल्यू टारगेट है ना। ये हो सकता है कि रावलपिंडी में छुपे हो। तो मैं मतलब मिसाइल मारने में क्या जाता है? नहीं, मार सकते, कोई नहीं। अगर अमेरिका को पता लग गया कि रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी तक अमेरिकन मिसाइल जरूर जाएगी। हाँ, इसी बीच आसिम मुनीर का यूएस जाना, प्लीज कंटिन्यू। आसिम मुनीर का यूएस जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसिम मुनीर को दावत दी गई थी परेड को विटनेस करने के लिए। वो बड़ी कॉमिक परेड थी, हास्यास्पद परेड थी। खैर, इन्होंने ये परेड विटनेस की। अब उनको न्योता मिला है कि 1 बजे क्लोज डोर लंच होगा जनरल आसिम मुनीर का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में। उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी रहेंगे और जो इनकी डिफेंस को देखते हैं वो सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद होंगे। दरवाजे के पीछे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। मेरा मानना यह है कि वहां पर जनरल आसिम मुनीर की खबर ली जाएगी कि भाई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इतने एयर बेसिस तबाह कर दिए थे, आपने अब तक कितने रिपेयर करके तैयार कर दिए हैं। तो आसिम मुनीर अपना पॉइंट रखेंगे कि सर हम रिपेयर नहीं कर पाए, पैसे की कमी पड़ गई, जो भी है। तो देखिए 8 तारीख को भारत ने ईद उल जुहा का त्यौहार बनाया था जिसमें कि बकरा हलाल किया जाता है। बकरा हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है। मैं यहीं पर रुक जाऊंगा कहते हुए। उसी समिट से, G7 समिट अभी हुआ, ट्रंप हेस्ट में वहां से निकल के भागे। उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर के लिए नहीं आया हूँ, कुछ उससे बड़ा मुझे अचीव करना है। तो आशंकाएं तो यही है कि वो बड़ा, आपको पता है, ईरान का एंड। बट इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट पहुंचे और उस दिन, जब आज का ही दिन था शायद, तो आज के दिन उनको एक कॉल आया वॉशिंगटन से। उस कॉल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आपने शुरुआत की थी प्रेसिडेंट ट्रंप की एग्जिट की G7 समिट से, तो वो अचानक उठ के वहाँ से चले जाते हैं। उसको कवर करते हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, हाँ, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उनको वैसे क्या ज़रूरत थी ये कवर करने की? ही टुक द माइक टू से कि भाई G7 जो है पूरा एकता है उसमें, और किसी कारण से राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बाहर, चाचा चौधरी बनना चाह रहे थे वो। मे बी ये बात कही भी थी कि वो माइक के बड़े शौकीन थे और अपने आप को पोजीशन कर रहे थे वहाँ पर। जो भी बात हुई, उन्होंने ये कह डाला कि ट्रंप जो है वो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए जा रहे हैं। एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट ट्रंप बैठ भी नहीं पाए थे। उनका उत्तर आ गया कि मैं सीज फायर ही नहीं, कुछ और बड़ा करने जा रहा हूँ। और उन्होंने प्लेन को बोर्ड किया और सीधा उतरते हैं और वॉक इन करते हैं अपने सिचुएशन रूम में। सिचुएशन रूम जो कि 1961 में बना था। राष्ट्रपति कैनेडी जो थे, पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने उसमें एंट्री की थी। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बना हुआ है ये रूम, और इस रूम की खासियत ये है कि इसमें 130 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जितने भी सीक्रेटिव मिशंस हैं,
या जो भी एक्शंस हैं या ऑपरेशंस जो कि यूएस आर्मी या आर्म फोर्सेस अंडरटेक करते हैं, वहाँ पर क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी की मदद से उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, फीडबैक आता है, उनको सबका जायज़ा लिया जाता है, मंत्रणा होती है और आगे के मसौदे पर विचार करके उस पर एक्शन लिया जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब ओसामा बिन लादेन को निकाला गया था, निकालने का मतलब है जब उसको ख़त्म किया गया था, तब राष्ट्रपति ओबामा ने बैठकर इसी सिचुएशन रूम से वहाँ का पूरा रनिंग कमेंट्री जो थी वो देखी थी। मतलब आंखों देखा हाल उनको दिखाया जा रहा था। तो इस रूम की इम्पोर्टेंस ये है, ये रूम सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि बहुत बड़ी चीज़ जो है हम प्लान कर रहे हैं या होने वाली है। अब वो इस रूम में 80 मिनट तक रहते हैं। दिन बदलता है, आज का दिन आता है, आज फिर प्रेसिडेंट ट्रंप सिचुएशन रूम में जाते हैं। ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। आप सजग हो जाओ, जो हमने आपसे बात बोली है मान जाओ, वरना डॉट डॉट डॉट। इसी के बीच जो शाह के बेटे हैं, शाह रजा पहलवी के बेटे, वो तो कह रहे हैं कि मुझे रिजीम चेंज होता हुआ दिख रहा है। जी, देखिए जो क्राउन प्रिंस हैं शाह रेजा, उन्होंने 2024 से अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं। आपने नोट किया होगा हाल के दिनों में उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू किए हैं एज इफ ही इज अ लीडर ऑफ ईरान स्टेइंग इन एग्जाइल, और ईरान की जनता जो है वो उनके साथ है। तो ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक ऑफ ईरान, ये उन्होंने किया है। दूसरी उन्होंने बात एक और बोली है कि मेरा दामाद जो है वो एक ज्यू है। देखिए शाह रेजा की जो बीच वाली बेटी, उनकी 3 बेटियां हैं, जो दूसरे नंबर की बेटी है उसका जन्म हुआ था 1993 में, ईमान नाम है उसका। शी इज मैरिड टू अ अमेरिकन ज्यू, ब्रैडले सिमन्स नाम है उनका, मैंने नाम नोट किया था, ब्रैडले शर्मन। ब्रैडले शर्मन जो हैं वो एक अमेरिकन ज्यू हैं, शिकागो इलिनॉय से उनका संबंध है, एंड वो ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो काम करते हैं। तो इनके बीच में प्रेम संबंध बने और अल्टीमेटली दे गॉट मैरिड। मैरिज बड़ी ग्रैंड मैरिज हुई थी, और ये मैरिज हुई थी 9 जून 2025 को। 10 दिन पहले ये शादी जो थी सोलमनाइज हुई, ग्रैंड वेडिंग इन पेरिस, फ्रांस में शादी होती है। और उसके बाद में शाह रेजा अपनी बेटी के शादी के बाद में ये बोलते हैं कि इस मैरिज को मैं सेलिब्रेट करूंगा कहाँ, तेहरान में। सो एक सिंबॉलिज्म जा रहा है वहां पर, बिकॉज ब्रैडले शर्मन जो हैं ही इज द फर्स्ट ज्यू टू बी मैरिड इनटू द पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी में कभी भी किसी ज्यू के साथ कोई संबंध नहीं रखा गया, तो ये पहले ज्यू का पदार्पण होता है इस डायनेस्टी में। और एक तरीके से क्रॉस कल्चरल लिंक्स को ये दिखा रहा है कि वो कितने ओपन हैं उस सोसाइटी के लिए। आपको अगर ध्यान होगा 1979 से पहले इनके फादर जो थे शाह रेजा पहलवी जो थे, उनके बड़े मधुर संबंध थे इजराइल के साथ में। बल्कि इजराइल ने ईरान को उनकी एटॉमिक एनर्जी डेवलप करने में मदद की थी, एंड दे कॉल्ड इट एटम्स फॉर पीस। सो दैट वाज द बॉनहोमी बिटवीन इजराइल एंड ईरान ड्यूरिंग दोज डेज। तो एक संकेत दिया जा रहा है कि मेरा दामाद ज्यू है और इजराइल जो है वो एक ज्यूइश स्टेट है। सो वंस आई कम, आई विल बी एस्टैब्लिशिंग वेरी क्लोज लिंक्स विद इजराइल, और वो खुद तो इस समय यूएस में रह ही रहे हैं। सो द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। नाउ ही इज एड्रेसिंग द पब्लिक इन तेहरान। तेहरान में आपको ध्यान होगा जब पहला स्ट्राइक किया था इजरायली एयरफोर्स ने या इजरायली आर्म्ड फोर्सेज ने, आई वोंट से एयरफोर्स बिकॉज कई तरीकों से अटैक हुआ था, ऑपरेशन राइजिंग लायन जब लॉन्च हुआ था, तब उसके बाद में ईरान की जनता ने छतों के ऊपर डेथ टू खमेनी के नारे लगाए थे, डांस किया था, शो करने के लिए कि हम त्रस्त हैं आईआरजीसी से और इसके लीडर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। क्वेश्चनेबल चीज सिर्फ एक ही है कि क्या वो क्रिटिकल मास अवेलेबल है ईरान में जो कि शाह रेजा के अंडर में काम करने को तैयार है, जिससे कि शाह रेजा अगर ईरान में आते हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, तो क्या उनको अंदर से भी वो सपोर्ट मिलेगा जिसकी वो कामना कर रहे हैं, अगर अमेरिका उनको वहां पर प्लेस करना चाह रहा है, जैसा कि इंडिकेशंस इस समय मिल रहे हैं।
कर्नल अंकल, हिस्ट्री से आप पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब 79 में रिवॉल्यूशन आया था खमैनी का, तो उस टाइम कौन से वो पैटर्न्स थे? क्या वो चीज़ें थी जो खमैनी के लिए वर्क कर गई, और क्या वो चीज़ें हैं जो शाह अभी रेप्लिकेट करने का हो सकता है सोच रहा हो? मैं चाहूँगा आप एक्सपैंड करें इस जी, पर। देखिए 1979 में वो रेवोल्यूशन आया था और मेरे ख्याल से 11 जनवरी का टाइम था जब शाह रेज़ा पहलवी अपनी हेल्थ का बहाना करके वहाँ से निकल के यूएसए चले गए थे। उसके बाद में फिर कभी लौट के वापस वो आए नहीं एंड वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आयतुल्लाह खुमैनी जो थे, वो सन 63 से लगे हुए थे। सन 63 में उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी थी शाह रेज़ा पहलवी की, कि ये जो है आतताई है, ये है। इसकी वजह से ही वाज़ सेड, आतताई मतलब? आतताई मतलब कि एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं। वो खुमैनी शाह को एक्सट्रीमिस्ट हाँ, बता हाँ, रहा है? हाँ। एंड हिस्ट्री भी है। ये उल्टी गंगा कैसे बही ये थी? ये हिस्ट्री भी है। शाह रेज़ा पहलवी का शासन जो था, इट वाज़ नॉट अ वेरी क्लीन रूल। तो ही वाज़ अ प्रोपाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। वो चाहते थे कि ईरान जो है एक बड़ा वेस्टर्नाइज़्ड देश बने। उस समय ईरान को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते थे। फैशन वाज़ एट इट्स पीक। लोग जो थे खुले दिल से वहाँ पर घूमते थे। बार्स, पार्टीज़, नाइट लाइफ, इट वाज़ प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री। सो किसी सूरत से भी वो आपको एक इस्लामिक देश नहीं था, बट ही वॉज रूलिंग इट विद अ वेरी हैवी हैंड। उनकी अपनी एक पुलिस थी, सावक नाम था उसका। अगर कोई भी डिसेंट होती थी तो सावक, वो पुलिस जो थी, वो जाके उस बंदे को धर लेती थी, उसको फिर टॉर्चर करना, उसको ख़त्म करना। सो शाह रज़ा पहलवी जो थे वो डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसकी वजह से आयतुल्लाह खुमैनी को भागना पड़ा। He fled the country. First he went to Turkey, that time Turkey. Then he went to Najaf in Iraq. और फिर उसके बाद में वो फ्रांस गए एंड ही वाज स्टेइंग इन एग्जाइल टिल ये पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा होता है। वो क्या करते थे, अपने भाषण कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे और ये कैसेट स्मगल होते थे ईरान में। लोग इन कैसेट्स को सुनते थे, लोग उससे मोटिवेट होते थे कि भाई अब हमने शाह ऑफ ईरान के खिलाफ झंडा बुलंद करना है। वो बताते थे कि किस तरीके से जो वुमेन्स सफरेज है वो ठीक नहीं है, वेस्टर्न फिलॉसफी है वो ठीक नहीं है। वुमेन सफरेज यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है। और वेस्टर्न फिलॉसफी जो है हमको ख़राब कर रही है, तो हमें वापस इस्लामिक कंट्री की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये और वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट की मदद भी इसमें ले रहे थे, स्टूडेंट्स को इसके लिए खिलाफ खड़ा कर रहे थे, जितने व्यापारी थे वो उनको अपने साथ जोड़ रहे थे। तो इस तरीके से ये अपने मकसद में हल सक्सेस पाते दिखाई दे रहे थे। जब ये रेवोल्यूशन होता है और शाह वहाँ से भागते हैं, उसके बाद में ये फरवरी के महीने में 79 में वापस ईरान आते हैं और ही टेक्स ओवर द कमांड। सो ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम कमांडर। आयतुल्लाह खुमैनी वो सुप्रीम कमांडर अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाके और कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी एक जगह बनाते हैं। अल्टीमेटली ही बिकम्स द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ ईरान एंड देन ही कन्वर्ट्स द एंटायर कंट्री इनटू अ इस्लामिक रिपब्लिक। सो एक देश जो कि बड़ी वेस्टर्न फिलॉसफी पे वेस्टर्नाइज चल रहा था, अमेरिका का दोस्त था, इसराइल का दोस्त था, वो टोटली चेंज होकर एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है। इट्स कॉमिकल टू बिलीव कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी से गहरे संबंध बना के रिजीम चेंज करके चले गए। सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन बांग्लादेश। जी। तो ये मतलब ये जो बॉनहोमी है जी। जो लेफ्टिस्ट और इस्लामिक जी। कट्टरपंथियों में है, जी। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि जिसको भी रूल मिलेगा सबसे पहले दूसरे को ख़त्म करेगा। जी, ऐसा है कि ये आप फिलॉसफी ये देखिए कि जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो मदद लेगा लेफ्टिस्ट फिलॉसफी की, और लेफ्टिस्ट फिलॉसफी जो है वो सपोर्ट करेगी इस्लामिक फिलॉसफी को टू ओवरटर्न द रिजीम। वंस द रिजीम इज ओवरटर्न, द इस्लामिक फोर्सेस कम इनटू प्ले, दे विल देन फिनिश द लेफ्टिस्ट फिलॉसफी। ये नियम है, क्योंकि द लेफ्टिस्ट विल नॉट बिलीव इन इस्लामिक फिलॉसफी, सो अल्टीमेटली दे बिकम द
अगर लेफ्टिस्ट को भी पावर मिलती है वो सबसे पहले इस्लामिक खत्म करेंगे। केस इन पॉइंट इज उइगर मुस्लिम्स इन चाइना। तो ये भाईचारे का बेसिस क्या है? ये भाईचारे का बेसिस ये है कि अपने ही भाई को किस प्रकार से चारा बनाया जाए, एक दूसरे की मदद लेकर हम पावर में आ जाएं और जैसी पावर में आते हैं दूसरी आइडियोलॉजी को समाप्त करके परे कर दें। मतलब आई कांट रैप माय हेड अराउंड दिस। समझने की कोशिश भी मत कीजिए आप इसको, क्योंकि ये चीज़ हो रही है और ये चलती रहेगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स से कि रेजिम चेंज अभी हो गया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का जिक्र किया, क्रिटिकल मास। जी। क्या आपको लगता है कि वो अभी अचीव हो गया है ईरान में इस पॉइंट पर? देखिए, क्रिटिकल मास तो थोड़ा सा बाद में आएगा। एक कंट्री जिसके की इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, उस कंट्री को चेंज करना या उसमें सत्ता परिवर्तन लाना जो है वो इट इज़ नॉट दैट ईजी। आई मेड अ नोट ऑफ इट कि इस समय ईरान में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। नंबर 1 इज द सुप्रीम लीडर, आयतुल्लाह खमेनाई इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ ईरान। आप मान के चलिए उनका वहां पर वर्चस्व है। नंबर 2, IRGC। IRGC इज अ फोर्स टू रेकन विद। मॉरल पुलिसिंग होती है, हर प्रोविंस में उनके एक प्रोविंशियल प्रेजेंस है। सो ऐसी फोर्स को खत्म करना नॉट दैट इजी। थर्ड थिंग है दे हैव गॉट अ गार्जियन काउंसिल एंड द फोर्थ थिंग इज गार्जियन काउंसिल है। और चौथी चीज जो है वो है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। सो ये चीजें जो हैं ये वहां पर उनके सोसाइटी में रची बसी हैं। अगर आपको सोचते हो कि आपने सुप्रीम लीडर को हटाना है तो आपको इन सब पिलर्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अदरवाइज एक भी पिलर वहां पर रह गया तो आपकी सत्ता परिवर्तन जो है वो उसको कभी भी वो फेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया, IRGC वहां पर टिकी रह गई, तो IRGC का जो फुटहोल्ड है वो हर प्रांत में है, तो IRGC विल बिकम अ पोटेंट फोर्स टू रेकन विद। और फिर वो वहां पर मिलिशियाज को पैदा करेगी और वो मिलिशियाज जो हैं वो इस रेजिम को टिकने नहीं देंगे। सो द अमेरिकन्स विल हैव टू परफोर्स कम एंड गिव सपोर्ट टू द रेजिम जिसको कि वो प्लांट करने की सोच रहे हैं। सो इट विल बी अ वेरी मर्की अफेयर। अभी तो फिलहाल हम 3H की बात कर ही नहीं रहे हैं, द नॉन स्टेट एक्टर्स, हिजबुल्लाह, Hamas and the Houthis. Hezbollah has been out of action lately. Hezbollah is just keeping quiet. Hamas has already fired 2 missiles on Israel. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि Hamas is out of action. They are just waiting in the wings कि कब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा and they will try. देखिए, आइडियोलॉजी को खत्म करना नितांत असंभव है. You can finish a person, but to finish an idea, it's very difficult. आपने गार्जियन काउंसिल का जिक्र किया जी, और एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऐसा कुछ, वो उन दोनों चीज़ों की क्या अहमियत है? ये चीज़ें जो हैं ये जो आइडियोलॉजी जिसको प्रोपोगेट करते हैं जो सुप्रीम लीडर, ये उन चीज़ों को जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो करती हैं। आपको ध्यान होगा कि इजराइल ने एक टीवी स्टेशन जिसका कि प्रसारण चल रहा था, एक महिला एंकर थी वहां पर, कुछ बोल रही थी वो, और उस समय बम्बार्डमेंट होता है एंड शी लीव्स द प्लेस हरिडली। तो दैट वाज अ टीवी स्टेशन अंडर द IRIB, यानी जैसे कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है वैसा उनके अंडर में वो एक टीवी स्टेशन था। ये तेहरान में लोकेटेड था, तेहरान के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में था, डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 में था। इजराइल ने वार्न किया था कि डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 तेहरान को वैकेट कर दिया जाए, बट अगर आपसे बोला जाए कि भाई फलाने एरिया को वैकेट कर दो, हाउ विल यू रिमूव ऑल द स्ट्रक्चर? यू हैव टू मूव अवे। यू कैन सेव योर लाइफ बट हाउ विल यू सेव योर इक्विपमेंट? एंड अपना एस्टेब्लिशमेंट जो आपका है उसको आप कैसे वहां से रिमूव कर सकते हो? सो दिस अटैक केम डाउन एंड लोगों को यह दिखाया गया कि देखिए एक इनोसेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, उसके ऊपर हमला हुआ है। प्रेस हैज बीन अटैक्ड बाय द इजरायलीज इन ईरान, बट दिस वॉज जस्ट अ सरफेस। अंदर जो है उसकी खबरें आई हैं कि दैट वॉज अ प्लेस जहां से पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो चलती थी। उस टीवी स्टेशन के ऊपर आयतुल्लाह खमेनाई के जो प्रोपेगेंडा लेक्चर्स हैं वो शाया होते थे। उसके ऊपर जो डिसेंट करते थे लोग,
उनके बयान जो कबूलनामे थे वो रिले किए जाते थे। एक तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा टूल था ईरान का फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यही नहीं, उसके अंदर ऑप्टिक फाइबर्स का पूरा केबल था जो अंडर कमांड था ईरानियन सिक्योरिटी सर्विसेज के। सो उसको टेक डाउन करने का मतलब यही नहीं था कि एक प्रोपेगेंडा मशीनरी खत्म की गई, वहां पर एक इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन जो है उसको भी समाप्त किया गया। मोसाद जो है इट हैज इनफिल्टर्ड इनटू एवरी रियल्म ऑफ ईरान। आपको आप ध्यान होगा कि जब ड्रोन के अटैक किए थे इजराइल ने ईरान पे, वो ड्रोन्स जो थे वो तेहरान से उड़े थे। एंड द ब्यूटी इज दैट दीज ड्रोन्स वर मेड इन तेहरान इटसेल्फ। दैट फैक्ट्री वाज वर्किंग इन तेहरान। They were Iranian workmen who were making drones. They thought that they were making drones for the Iranian military, but they were making drones for the Israelis. And they used these drones to attack the high-value targets of Iran. अंकल एक मैं व्यू चाहूँगा इस पे आपका। जो यूक्रेन ने अटैक किया था कुछ टाइम पहले, सिमिलर पैटर्न पे था। रशिया में ड्रोन्स थे और रशिया में ही अटैक हो गया। सिमिलर पैटर्न यहाँ भी है। उसको बहुत लोगों ने एक टेररिस्ट अटैक माना। तो क्या सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा? देखिए, जब इजराइल ने इन्वेड किया ईरान को, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई कर दिए थे। उनके ऑब्जेक्टिव थे कि न्यूक्लियर, मिसाइल एंड द मिलिट्री, ये तीन उनके टारगेट्स थे। सो उनका तीसरा टारगेट जो था वो मिलिट्री, इस चीज से वो खत्म होता है। सो द एंटायर मिलिट्री माइट उन्होंने खत्म की, उन्होंने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज बी मेट बाय दीज टारगेट्स। एक तो कुछ 4 दिन हुआ था उन्हें जनरल या कुछ पोस्ट पे आए हुए। ओह, जनरल शादबानी की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जनरल शादबानी जो थे वो 4 दिन हुआ था, वो बेचारे IRGC के हेड बने थे। और 13 तारीख को जो उनके चीफ थे, ही वॉज किल्ड। एंड ये जनरल साहब जो थे इन्होंने उसकी कमान संभाली, और 4 दिन के बाद में ही 17 तारीख को उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो उनके लिए 4 दिन की चांदनी थी। अंकल इस सेगमेंट में मेरे लास्ट 2 डाउट्स हैं। पहला, एक सेना का मनोबल उसकी जान होती है। इतने टॉप लीडरशिप के लोग मर रहे हैं तो उनका मनोबल टूटेगा। तो कैसे और कब तक वो ऐसी हिट्स बर्दाश्त कर सकेंगे ईरान के लोग? देखिए प्रतीश, सेना का मनोबल टूटना और सेना का मनोबल को थोड़ी सी चोट लगना, ये 2 चीजें अलग अलग है। मेरा मानना ये है कि ईरान की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक सिविलाइजेशनल हेफ्ट जो है वो इस हिट को ले सकती है। तो सेना का मनोबल हिलेगा थोड़ी देर के लिए, परंतु टूटेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो भी लीडर नया आ रहा है वो लीडर लाजमी है कि वो सेम फुटस्टेप्स पे चलेगा जो कि उसका प्रेडिसेसर था। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि न्यू इनकम्बेंट जो आता है वो उससे ज़्यादा हार्श होता है जो कि प्रीवियस था, बिकॉज ही हैज़ टू प्रूव अ पॉइंट दैट आई एम एटलीस्ट इक्वल टू द पर्सन हु हैज़ वेकेटेड द चेयर। सो अगला जो आदमी आएगा उसको टेक ओवर करेगा, वो उसके डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे, हार्ड लाइन होंगे। दैट इज द एक्सपीरियंस। इफ यू सी, आयतुल्ला खमेनेई का बेटा है मुज्तबा, ही इज अ सेकंड सन ऑफ द आयतुल्ला, एंड ही इज बीइंग ग्रूम्ड कहूँ कि ही इज द अनडिक्लेयर्ड सक्सेसर ऑफ खमेनेई। मुज्तबा जो है, ही इज बिलीव्ड टू बी अ मोर हार्डलाइनर देन हिज फादर। At present, he is looking after the security, the information broadcasting, the secret service, and the economy part of Iran. तो ये शाना बशाना चलते हैं अपने पिताजी के, लेकिन he is supposed to be a successor, but he is a more hardliner than his father. तो जो न्यू इनकम्बेंट आता है उसको प्रूव करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा वो ओवरडू करता है। फाइनल क्वेश्चन इस सेगमेंट से, हाउ लॉन्ग डू यू गिव दिस वॉर टू एंड? एक टाइमलाइन अगर आपको प्रेडिक्ट करनी हो। देखिए, इस समय जो ईरान के पास में असला व्हेन आई से इज देयर मिसाइल माइट, 3000 के आसपास कुछ, टोटल 3000 के आसपास की मिसाइल उनके पास में थी। कल रात का IDF का स्टेटमेंट था कि दे आर लेफ्ट विद 1800 मिसाइल्स। एज लेट एज लास्ट नाइट, इजराइल हैज अगेन माउंटेड एन अटैक टू टेक डाउन दीज मिसाइल्स।
और उन्होंने कुछ लॉन्चर्स उनके शायद डिस्ट्रॉय भी किए, 200 लॉन्चर्स के आसपास डिस्ट्रॉय भी किए। सो नाउ देयर मिसाइल माइट इज कमिंग इनटू अ प्रॉब्लम। अगर उनकी मिसाइल माइट खत्म होती है तो उनको बचाने के लिए मिलिटरीली दे विल हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। यहां मेरा ध्यान जाता है उसकी तरफ, एंड देन द वॉर बिकम्स मर्की। सो देखा जाए ऑन ग्राउंड द वॉर माइट कम टू एन एंड विद इन अ वीक। मतलब मुश्किल से 6 दिन में देना चाहूंगा उसको। 300 मिसाइल्स पर डे, 1800 बची, तो 6 दिन में इनकी पूरी मिसाइल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, या तो वो हिट हो जाएंगी या वो जाके हिट करने की कोशिश करेंगी। ये खत्म होते ही ईरान के पास में फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी। उसके बाद में फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो प्ले में आएंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेशर ऑफ यूएस विल come into play when they will feel कि खामेनाई should now surrender। खामेनाई जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे जहां तक मेरा ख्याल है। People will not like to kill खामेनाई। Why? Because अगर आपने ऐसे लीडर को खत्म कर दिया तो he becomes a martyr। एंड यूएस और इजराइल इस समय वो चांस नहीं ले सकते टू क्रिएट अ हीरो आउट ऑफ somebody whom they want to just remove। So they will not like to kill him। What I visualize is that he will be given a safe passage to Russia, and he with his family will shift to Russia। Russia declines exporting arms to Iran। रशिया की इस समय वो मिलिट्री हेफ्ट नहीं है कि वो आर्म्स को एक्सपोर्ट कर सके। ही हैज नॉट डिक्लाइंड, बट ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प ईरान इन एनी मैनर। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बशेर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक रशिया ने ही वहाँ पर एस्टैब्लिश करके ईरान को दिया है। सो द रिलेशंस ऑफ ईरान विद रशिया हैव बीन वेरी कॉर्डियल, एंड वी एक्सपेक्टेड कि रशिया विल कम इन फ्रंट एंड सपोर्ट ईरान, बट देन एट प्रेजेंट रशिया इज नॉट इन अ स्टेट टू ओपनली सपोर्ट ईरान। रशिया ने एयर स्ट्राइक्स तो की थी सीरिया के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद है। सीरिया के ऊपर की थी, लेकिन उसके पास में वो मिलिट्री माइट नहीं है, क्योंकि सीरिया को तो उसने टेक डाउन करने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसको भी दिख रहा है। सो ही विल नॉट लाइक टू बी एट लॉगर हेड्स विद अ सुपर पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो अब सुपर पावर खुद नहीं। तो नेक्स्ट सेगमेंट अंकल, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू साइप्रस एंड दैट आइकॉनिक फोटो, प्यारे प्यारे पहाड़ थे पीछे जी, और उस पर झंडा लगा हुआ था। हाँ। उससे याद आती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को हम देख रहे हैं, और वो जो है हमारा सो कॉल्ड एम रहेगा टू रीगेन द टेरिटरी विच हैज बीन एनेक्स्ड बाय समबडी। दैट वाज अ वेरी सिंबॉलिक फोटोग्राफ एंड दैट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। द अदर सिंबॉलिज्म जो था, visit of the prime minister to Cyprus of all the countries and before the G7 summit। what happens is कि इंडिया के इंटरेस्ट वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इफ यू अंडरस्टैंड दी IMEC का जो रूट है that passes through Cyprus। मैं आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करूँगा। आज एक वीडियो सर्फेस हुआ कल के दिन, प्राइम मिनिस्टर ग्रीटिंग द फ्रेंच प्रेसिडेंट। ही मेंशन्ड इन दैट वीडियो IMEC ज़रूरी है, इसलिए वहाँ गया था। Yes, and the way the prime minister hugs the president of France, that is his style। the way he greets world leaders, बड़ी गर्मजोशी से, खुश होकर, दिल से एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं। that is one art that one should learn, कि how to greet a friend, and he makes it so obvious that the other person feels very easy and comfortable उनके साथ में बात करने में, एक डायलॉग करने में। एक और चीज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर स्थानी जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनका हैंडशेक। सो इस पे एक लाइन मुझे याद आई कि व्हेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर शेक्स हैंड विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, दैट हैंडशेक डजंट मीन दैट इट इज द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स इट्स द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। एंड उसका आपने देखा होगा फॉलोआउट, बोथ द हाई कमिश्नर हैव बीन reinstated। सो जो हमारे संबंध वहाँ पर हल्के से खट्टे होने शुरू हुए थे, प्राइम मिनिस्टर
of Canada invites the Indian Prime Minister, despite the opposition at home by a very strong lobby. So he took the risk of antagonizing his domestic politics, but he placed the Indian Prime Minister over his domestic politics. So that shows two things. Number one, that the Indian Prime Minister is so important that I can put all my political heft at one place. Secondly, that I am ready to take on the political opposition for the Indian Prime Minister. So दोनों सूरत में इस समय मोदी जी के लिए दुनिया उनको बुला नहीं रही है, हाथ पकड़कर उनके साथ चलने को तैयार हो रही है और उनको वो सीट दे रही है जो सीट किसी से खाली कराई गई है. बट कुछ डोमेस्टिक फैक्शंस को यहाँ पे भी दिक्कत है. आई मीन पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चले एक बात है, हमारे घर के ही कुछ फैक्शंस फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि कल की फ़ोटो क्यों नहीं आई प्राइम मिनिस्टर की. भाई कल प्राइम मिनिस्टर पहुंचे ही नहीं थे आज कुछ so, अच्छा आज भी जी. Why has Prime Minister not received the center stage? सेंटर टू लेफ्ट दिया है जी. उनको. देखिए ऐसा है कि ये समिट है क्या? इट इज अ G7 समिट. इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द G7. इंडिया हैज गॉन देयर एज अ गेस्ट, एज एन इनवाइटी. जो समिट जिसका होगा वो सेंटर स्टेज लेगा, जो इनवाइटी होंगे वो साइड में खड़े होंगे. Isn't it a norm? I mean, it's the same position as Keir Starmer, the Prime Minister of UK, just inverted. हाँ. Not a big deal. नहीं, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको. आपके घर में अगर शादी है, भाई शादी में दूल्हा दुल्हन बीच में होंगे, दूल्हा दुल्हन के माता पिता उनके साइड में होंगे, बाकी जो लोग आएंगे गेस्ट होंगे वो उनके साइड में खड़े होंगे. एज सिंपल एज दैट. तो वी कैन जस्ट प्ले आउट इन दिस मैनर कि जिसकी शादी है वो बीच में रहेगा, बाकी जो बाराती हैं वो साइड में खड़े होंगे. There's a saying कि जब आप डिस्कशन करें किसी से एक रूम में, जैसे कंपनीज में भी होता है स्टार्टअप्स में, there's a rule कि if you get a new person, the average IQ of the room should increase. But कांग्रेस के किले में, कांग्रेस पार्टी के वर्क ऑफिस में शायद उल्टा है. When you hire a new person, the average IQ of the room should decrease. I won't be able to comment on that. But yes, the Prime Minister walking into the room, it increased the power of the room. Here was the Prime Minister who was representing the largest democracy of the world, one of the oldest civilizations of the world, and a person who was the most respected personality, who was the most popular leader of the world. So once Prime Minister Modi walks into that room, the aura of the room changes. It uplifts the mood. And it was there in the statement also. And you have to give it to him. I mean, the way he carries himself, that's not easy for anyone. जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, there's a thing or two you can always learn from him in any interaction. Prime Minister Meloni का बयान, हाँ, you are the boss, है ना? So that shows where does he actually stand, and he's so easygoing that another prime minister can address him as the boss. In a public gathering, सब लोगों के बीच में ऐसा बोलना, otherwise it's a very formal handshake, how are you, thank you so much, इसके बाद में बात नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर एक तरीके से the world is opening their arms, embracing him as a leader of the world, as a leader of the world, not only South, but the entire world. इसी के साथ आई गेस थर्ड एडिशन के लिए इतनी चर्चा काफ़ी है. कर्नल अंकल का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू. एनी लास्ट वर्ड्स? थैंक यू सो मच प्रीतीश. बड़ा अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके. और आज जब प्रधानमंत्री जो हैं वो एक झंडा गाड़कर लौट रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे कहा था कि मुझसे मिल के जाइएगा, और एम्बेसडर विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल ऑलरेडी पैक था और वो मिल नहीं पाएंगे. हालांकि 35 मिनट तक उन्होंने फ़ोन से उनसे बात की थी और बड़ा क्लियर कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो एक वॉर के रूप में देखी जाएगी. दिस वॉज अ रेपिटेशन ऑफ वॉट द प्राइम मिनिस्टर सेड अर्लियर. ही टोल्ड द अमेरिकन प्रेसिडेंट द सेम थिंग अगेन, इंक्लूडिंग दैट हम
तीसरे देश की मध्यस्थता जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच मिस्टर ट्रम्प, आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में बहुत खुश हैं। अच्छा, लास्ट अपडेट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लॉन्च पैड्स पे कोई एक्टिविटी मॉनिटर हुई है क्या? अभी तक मेरी निगाह में आया नहीं है, आते ही फिर मैं आपसे साझा करूंगा कि क्या है। ठीक है अंकल, थैंक यू दर्शकों। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय हिंद।